तो चलो फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। इस एक तरीके से कहो तो मैग्नेटिज्म का ये एक नया चैप्टर होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। नाउ जैसा कि इसमें नाम है, इस चैप्टर में हम लोगों को क्या पढ़ना है? करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट। मतलब अगर किसी वायर में करंट होगा, ठीक है, तो वो करंट कैरिंग वायर अपने आसपास के रीजन में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। ठीक है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, किस तरह के वायर की वजह से, जैसे वायर का शेप जो है वो स्ट्रेट भी हो सकता है, वायर सर्कुलर भी हो सकता है, वायर कॉइल के फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, तो अलग अलग तरह के करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीखेंगे, यही इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, इससे पहले व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, इसका डेफिनेशन हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा कि एक बार मैग्नेट के आसपास के रीजन में एक स्पेशल इन्फ्लुएंस होता है, जिसमें अगर कोई दूसरा बार मैग्नेट इंटर करे, कोई दूसरा नॉर्थ पोल साउथ पोल इंटर करे तो उस पर फोर्स लगता है। फोर्स पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, जिसको बी लिखते हैं। तो अभी तो हमने कल देखा कि भाई बार मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होता है और ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई हो चुका था। अब आज ये समझेंगे कि करंट के बगल में भी मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये कैसे पता चला? तो ये भी अगेन एक एक्सपेरिमेंट से पता चला। एक साइंटिस्ट है ओरस्टेड, ओरस्टेड के एक्सपेरिमेंट से ये चीज आई थी ना। ओरस्टेड का एक्सपेरिमेंट क्या था वो थोड़ा सा ब्रीफ में समझाते। ओरस्टेड ने क्या किया कि जैसे करंट कैरिंग वायर लिया, ये है आपका वायर मान लो, ठीक है ना, और इस वायर में करंट जा रहा है। पहले उसने वायर में मान लो कि करंट नहीं दिया और आसपास में अगर कोई मैग्नेट रखा तो देखा मैग्नेट जो है वो नॉर्मली नॉर्थ साउथ अलाइन हो जाता है, तो वो अलाइन हो गया। लेकिन जैसे ही इसमें करंट दिया, उन्होंने देखा कि अगर यहाँ एक बार मैग्नेट रखेंगे तो अब वो उसका डायरेक्शन ऑफ अलाइनमेंट जो है वो कुछ और हो गया। मतलब करंट की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कुछ आया, जिसकी वजह से बार मैग्नेट डिफ्लेक्ट होता था। तो अब किधर डिफ्लेक्ट होता नहीं डिफ्लेक्ट होता वो तो बाद में आएगा। इससे ये पता चला कि एक करंट कैरिंग वायर अपने आसपास के रीजन में अगर बार मैग्नेट को डिफ्लेक्ट कराने की ताकत रखता है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता होगा। ठीक है, तो इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है वो इनवर्ड होता है। वो कैसे होता है वो आगे आएगा, और इधर की तरफ आउटवर्ड होता है। और जिस कारण अगर आप यहाँ पे बार मैग्नेट रखोगे तो बार मैग्नेट की आदत होती है कि जिधर मैग्नेटिक फील्ड होता है उधर ही अलाइन होता है। तो बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल जो है, ये क्रॉस का मतलब बोर्ड के अंदर चला जाएगा। जैसा समझ लो कि वर्टिकल वायर है, तो ये जो अंदर वाला है वो क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। तो करंट कैरिंग वायर की वजह से आसपास फील्ड आता है, और ये पता कैसे चला? तो डिफ्लेक्शन से पता चला। किसके डिफ्लेक्शन से? तो बार मैग्नेट के डिफ्लेक्शन से। It was observed by Oersted that a current-carrying wire produces magnetic field nearly it. It can be tested by placing a magnet in the nearby space. आसपास में magnet रखोगे तो पता चल जाता है। It will show some movement, deflection or rotation of displacement. This observation shows that current-carrying wire, ठीक है, और मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। यही सिंपल सा ओरस्टेड का एक्सपेरिमेंट था। क्योंकि करंट आता है मोशन ऑफ चार्ज से, तो यहाँ से ये भी वेरीफाई हो गया कि सिर्फ करंट ही नहीं, अगर कोई चार्ज है, मान लीजिए ऐसे यहाँ कोई चार्ज है और अगर ये रेस्ट पे है तब तो ठीक है, ये सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड आसपास प्रोड्यूस करता है। लेकिन मान लीजिए कि चार्ज चल रहा है, चार्ज के पास कुछ वेलोसिटी है, तो देखा गया कि ये मूविंग चार्ज भी अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। ठीक है, इधर में आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। क्योंकि वैसे भी सोचो तो करंट कैरिंग वायर का मतलब क्या हुआ कि इस वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, ड्रिफ्ट कर रहे हैं। तो यहाँ भी तो चार्ज का ही मोशन है।
तो अगर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज फ्री स्पेस में मूव करेगा तो आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। लेकिन अगर ये चार्ज रेस्ट पे होता है, रुका हुआ होता है, तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, KQ/R², मैग्नेटिक फील्ड नहीं करता। तो इस चीज को पहले नोट कर लो, ये जो लिखा हुआ है ऑयस्टेड का एक्सपेरिमेंट, इसको लिख लो कॉपी में। मैग्नेटिक फील्ड किस केस में कितना आता है उसको नोट कर लो। नोट, पहला पॉइंट, अगर स्टेशनरी चार्ज हो, ठीक है, स्टेशनरी चार्ज का मतलब रुका हुआ चार्ज, चार्ज एट रेस्ट, तो ये सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, ठीक है, प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। स्टेशनरी चार्ज का आपको ऐसे भी फंडा है कि आसपास फील्ड कितना होता है, KQ/R² होता है, ये पढ़ा है ना कि अगर ये Q है तो R डिस्टेंस पर यहाँ जाओगे तो फील्ड जो होता है वैसे बाहर होता है, और कितना होता है, KQ/R²। अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैट्स में यही पढ़ा है। अब आइए सेकेंड पॉइंट पे। सेकेंड पॉइंट ये कहता है कि यही चार्ज अगर मोशन में आ गया, मूविंग चार्ज हो, अब वो मूविंग चार्ज का मतलब उसके पास वेलोसिटी होगा, तो चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो देगा देगा, पक्का देगा, KQ/R²। लेकिन अब मोशन की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, तो ये लिखेंगे इसमें, प्रोड्यूसेस बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक produces both electric field and magnetic field, मूविंग चार्ज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो यही है, KQ/R²। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला अगले स्लाइड में आएगा आपके पास। और थर्ड केस है कि अगर हमारे पास करंट कैरिंग वायर है, करंट कैरिंग वायर, current carrying wire produces magnetic field only, करंट कैरिंग वायर सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अब ये समझना होगा कि ऐसा क्यों हो गया भाई, करंट कैरिंग वायर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं करता है। देखो इसका लॉजिक ये है कि कोई भी करंट कैरिंग वायर अगर आप लो, मान लीजिए हमने ये करंट कैरिंग वायर बना दिया, उसके अंदर का बना देते, ये वायर का क्रॉस सेक्शन है। अब ये जो वायर है इसका हमने इस तरह से क्रॉस सेक्शन ले लिया, और सपोज कर लो कि इसमें करंट जो है वो ऊपर की तरफ आई जा रहा है, ऊपर की तरफ ऐसे करंट जा रहा है, इसमें आई। अब करंट ऊपर जाने का मतलब क्या है कि इसके अंदर एक्स्ट्रा चार्ज आ गया है, ऐसा थोड़े है। बस हुआ यह है कि इसके अंदर में जो इलेक्ट्रॉन था, जो कि क्या था, नेगेटिव चार्ज था, और साथ में जितना इलेक्ट्रॉन था उतना ही तो इसमें पॉजिटिव चार्ज भी था ना। ऐसा थोड़ा था कि ये पॉजिटिव चार्ज नहीं था। कोई भी वायर जब तक करंट ना जाए तो न्यूट्रल ही होता है, बस ये इलेक्ट्रॉन जो है वो ड्रिफ्ट कर रहा है। तो यहाँ पर जो करंट आ रहा है वो इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से आ रहा है। ओवरऑल जो वायर है, करंट कैरिंग वायर, वो न्यूट्रल ही है, नेट चार्ज इस पे 0 है। न्यूट्रल मतलब वायर पे नेट चार्ज इज 0। करंट कैरिंग वायर कोई चार्ज्ड वायर नहीं होता है, चार्ज्ड वायर अलग होता है, उसको अलग से पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज दिया जाता है, ठीक है। तो इस पे नेट चार्ज 0 है, तो ये आसपास मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा क्योंकि चार्ज मोशन में है, लेकिन जितना इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज देगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज देगा। इसीलिए अपने आसपास के क्षेत्र में, आसपास के रीजन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा, ठीक है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। B ≠ 0, B देगा, E नहीं देगा। जबकि सबसे खतरनाक केस होता है मूविंग चार्ज का, ये दोनों देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी देता है, मैग्नेटिक फील्ड भी देता है। और स्टेशनरी चार्ज जो है वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड देता है, और ये हमने पहले ही इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़ा है।
तो अगर आप ध्यान से सोचे तो इस चैप्टर में आपको कौन कौन सा चीज पढ़ना है, मूविंग चार्ज और करंट कैरिंग वायर, क्योंकि यही दोनों मैग्नेटिक फील्ड देगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, करंट कैरिंग वायर का मतलब ये नहीं है कि उसमें एक्स्ट्रा चार्ज आ गया है। वायर तार है, तार, एक टेबल पे रखा हुआ नॉर्मल सा तार चार्ज्ड थोड़े होता है। उसके अक्रॉस आप बैटरी कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, उसमें चार्ज फ्लो होने लगता है ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन एक एंड से जितना आपका इन करता है दूसरा एंड से उतना ही तो चार्ज आउट भी होता है। अगर हमने इस वायर को ऐसे ले लिया, सपोज ये आपका वायर है, तो ये एक रजिस्टर की तरह हो गया, इसमें होता तो न्यूट्रल ही है। अगर आप बैटरी कनेक्ट भी कर देते हैं तो बैटरी कनेक्ट करने से क्या होता है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया, तो इधर हाई पोटेंशियल हो गया, इधर लो, तो आप कहते हैं कि सर करंट ऐसे फ्लो करेगा। इसका मतलब क्या है कि इधर इलेक्ट्रॉन उल्टा जा रहा है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है भाई साहब, ये इलेक्ट्रॉन पर सेकंड जितना यहाँ से निकल रहा है उतना ही पर सेकंड तो इलेक्ट्रॉन इन भी कर रहा होगा ना इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी टाइम अंदर में ओवरऑल जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना ही तो पॉजिटिव चार्ज भी है, प्रोटॉन भी है। तो ओवरऑल ये वायर आपका क्या रहेगा, न्यूट्रल रहता है। ठीक है, तो बार बार रिपीट कर रहे हैं क्योंकि ये सवाल जो है ना बार बार आके स्टूडेंट पूछता है कि सर करंट कैरिंग वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं आया, उसके पास तो चार्ज फ्लो हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है चार्ज फ्लो, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, लेकिन प्रोटॉन भी है उसमें, ऐसा नहीं है कि प्रोटॉन नहीं है। नोट करो इसको भी। अब देखो, ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट से ये जब प्रूफ हो गया कि मूविंग चार्ज और करंट कैरिंग वायर के आसपास के रीजन में मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो अब जो है हम लोग पढ़ेंगे कि कोई भी मूविंग चार्ज या करंट कैरिंग वायर के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका स्ट्रेंथ क्या होता है, उसका फॉर्मूला बेसिकली पढ़ना है। तो हम लोग क्या है स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए मूविंग चार्ज से। सपोज हमारे पास एक चार्ज है जो v वेलोसिटी से यहाँ इस प्लेन में चल रहा है, ये वेलोसिटी v है और ये चार्ज आपका q है। सपोज दिस इज q और ये v वेलोसिटी से चल रहा है ना। यहाँ पर हमने एक पॉइंट लिया है, इस पॉइंट का नाम सपोज p है, जो कि यहाँ से r डिस्टेंस पर है। तो p पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो एट p एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होता है। दैट मीन्स चार्ज का स्ट्रेंथ, चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा पाया गया। साथ में ये भी देखा गया कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v है। ठीक है, v का मतलब चार्ज की वेलोसिटी। अब स्लो मूविंग चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कम आता है और फास्ट मूविंग चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा आ रहा था, तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। साथ में देखा गया कि v इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन v एंड r। मतलब अगर ये थीटा ज्यादा होता है जैसे 90 डिग्री की तरफ तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा आता है, और ये अगर थीटा कम होता है तो मैग्नेटिक फील्ड कम आ रहा था। ये भी देखा गया कि B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², या यूं कह सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। अब ये पॉइंट क्या बता रहा है कि जितना P पॉइंट दूर होगा वहां पर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ उतना ही कम होगा। तो इन सारे पॉइंट्स को जब हम सबको इनको कंबाइन कर दें ऐसे, तो यहां से आपका आता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू QV साइन थीटा डिवाइडेड बाय r²। ठीक है, यही आता है। अब इसमें क्या है कि हमने ये तो लिख लिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आगे कोई कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो जो कांस्टेंट हम लोग इसमें लगाते हैं वो होता है μ0/4π। तो b का मैग्नीट्यूड होता है μ0/4π q v साइन थीटा डिवाइडेड बाय r²। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए मूविंग चार्ज। अब ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है ये स्केलर फॉर्म में है,
स्केलर फॉर्म मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहा है, लेकिन चूंकि बी एक स्केलर वेक्टर क्वांटिटी है तो बी के पास डायरेक्शन भी होता है। तो सेम फॉर्मूला को अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखे तो क्या लिखेंगे, देखो, तो सेम फॉर्मूला को आप लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये तो कांस्टेंट है। अच्छा, क्यू वी साइन थीटा है, उसमें एक ऊपर में आर लगा दो, तो वी आर साइन थीटा को वी क्रॉस आर लिख सकते हैं, तो क्यू वी क्रॉस आर, और नीचे में आता है आर क्यू, क्योंकि ये v क्रॉस आर क्या होगा, v इंटू आर इंटू साइन थीटा, एक आर कैंसिल होकर नीचे आर स्क्वायर दे देगा। तो ये आपका फॉर्मूला हुआ वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्मूला जो फॉर्मूला है वो हम लोगों को डायरेक्शन निकालने में मदद करेगा, इससे हम लोग डायरेक्शन निकाल लेंगे। तो डायरेक्शन ऑफ बी कैसे निकलेगा, तो v क्रॉस आर से डायरेक्शन अगर आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड का कहीं पर भी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, v का क्रॉस प्रोडक्ट लेना होगा r से। जैसे ये v है तो व्हाट इज r, r इज पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट जहां पर फील्ड निकाल रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज, ठीक है ना, चार्ज के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर। तो v क्रॉस r, जैसे a क्रॉस b करते हो, तो अगर v क्रॉस r अगर आप हाथ घुमाएंगे v से r की तरफ, ठीक है, v से r की तरफ हाथ घुमाना है, राइट हैंड थंब रूल, तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस पॉइंट पर इनवर्ड आएगा, ऐसे ऐसे आएगा, तो यहाँ पर बी इनवर्ड आएगा। तो इस तरीके से ये डायरेक्शन देगा। और मैग्नीट्यूड सिर्फ अगर आपको चाहिए तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, क्यू वी साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। अब इसमें एक सिंपल सा नोट करने वाला चीज क्या है, नोट करने वाली बात ये है कि देखिए v क्रॉस r, अगर v पैरेलल हो जाए r के, v इज पैरेलल टू r, देन v क्रॉस r आपका क्या होगा, पैरेलल पे क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड 0 आएगा। तो ये क्या बता रहा है, v इज पैरेलल टू r, ये पॉइंट ये बता रहा है कि अगर आपको मान लीजिए कि यहाँ पर चार्ज ऐसे है, चल रहा है ऐसे, ठीक है, वेलोसिटी आगे की तरफ है, जैसे इसमें ऊपर की तरफ था, ये वेलोसिटी है, और आपको इसी पॉइंट पर, इसी लाइन पर कहीं आगे जाके कोई भी पॉइंट मिल गया, इधर ये पॉइंट x हो गया, या इसी लाइन पर पीछे कोई पॉइंट हो गया सेम लाइन पर, तो भले ये पॉइंट्स जो हैं वो चार्ज से r डिस्टेंस पे हैं, लेकिन इनका जो पोजीशन वेक्टर होगा, जैसे x का जो पोजीशन वेक्टर होगा अगर आप ड्रॉ करेंगे तो x का पोजीशन वेक्टर ये होगा ना r, ये तो v के पैरेलल हो गया, या इसका पोजीशन वेक्टर जो होगा वो ऐसे होगा, ये भी v के देखो 180 डिग्री पे आ गया, तो इन दोनों पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, क्योंकि v और r पैरेलल है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, यहाँ पर x और y पे। तो जो पॉइंट्स इस लाइन पर लाई करेंगे, जिस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है, उस डायरेक्शन में, उस स्ट्रेट लाइन पे जितने पॉइंट्स होंगे वहां मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। उस लाइन के ऊपर नीचे कोई भी पॉइंट लो, उस वहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगा। जैसे इस केस में ऊपर वाले में अगर हम ऐसे एक वर्टिकल लाइन बनाए, ठीक है, चार्ज से पास होता हुआ, तो इस लाइन पर हर जगह मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, इसके राइट और लेफ्ट में होगा। अब इधर में मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड आया है, ठीक है, लेकिन किसी और पॉइंट पे पूछा जाए तो ऐसे ही निकाल लेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई दूसरा पॉइंट दे दिया जाए और इधर एक कोई पॉइंट ले लेते हैं, सपोज यहाँ पर कोई पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, अब इस पॉइंट पर पोजीशन वेक्टर जो होगा ऐसे हो जाएगा r, ठीक है, एंगल चेंज हो गया, लेकिन v क्रॉस r आप करेंगे तो यहाँ पे भी इनवर्ड ही आएगा v, ठीक है। इसी तरह से अगर हमने कोई पॉइंट इधर ले लिया सपोज यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पर ले लिया तो ये हो गया अब r वेक्टर। अब राइट हैंड थंब रूल से लगाओगे अगर, तो देखो राइट हैंड थंब रूल v क्रॉस r, v से r की तरफ हाथ घुमाना है, तो जो आपका थंब होगा वो आप ही की तरफ आएगा, दैट मींस आउटवर्ड। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो आउटवर्ड होगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड चार्ज की वजह से, ठीक है, दोनों साइड में अपोजिट आता है। कौन से दोनों साइड, जिधर इसका वेलोसिटी हो
ठीक है, उसको वाई एक्सिस मान लो और इसको एक प्लेन मान लो एक्स वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों तरफ अपोजिट आएगा। अब ये जो हमने पूरा कैलकुलेशन किया है ये जो है ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ से आया है, तो एक्सपेरिमेंटल क्या कहेंगे, डाटा से आया है, तो इसका कोई प्रूफ वगैरह आपको नहीं करने आएगा बोर्ड एग्जाम में कि प्रूफ दैट इतना होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड का बस फॉर्मूला आपको याद रखना है, स्केलर वाला या वेक्टर वाला, ठीक है, मैग्नीट्यूड इससे आ जाता है इजी। डायरेक्शन के लिए V क्रॉस R है, तो इसको नोट कर लो। अब हम लोग अगले स्लाइड में चलते हैं और इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। अगर आपका मूविंग चार्ज इधर जा रहा है, ठीक है, ये चार्ज है आपका और ये ऐसे जा रहा है, तो किस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, तो इधर के किसी पॉइंट पर लोगे यहाँ पर, तो थीटा देखो कैसे आ रहा है, ये आ रहा है ना, और ये हो गया आर वेक्टर। तो V क्रॉस R करोगे तो राइट हैंड थंब रूल से ऐसे घुमाना पड़ेगा, ये V है, तो V क्रॉस R करोगे तो इनवर्ड आएगा, तो यहाँ पर जो फील्ड है वो इधर में इनवर्ड होगा। जबकि इधर में कोई पॉइंट लोगे, इधर में ऐसे, तो इस पॉइंट पर अगर आप V क्रॉस R करना चाहो तो देखो V क्रॉस R ये आपका R वेक्टर हो गया, ठीक है, तो V क्रॉस R के लिए ऐसे हाथ घूमेगा, V क्रॉस R, तो यहाँ पर जो फील्ड आएगा वो आउटवर्ड आएगा। तो फंडा ये होता है कि आपका ये जो चार्ज है ये जिस डायरेक्शन में भी जा रहा है उसको ऐसे इमेजिनरी लाइन से दिखा दो, ऐसे दिखा दिया। अब ये इमेजिनरी लाइन इस पूरे प्लेन को दो भाग में डिवाइड कर रही है, दो पार्ट में। ऊपर के पार्ट में हर जगह मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो आउटवर्ड आएगा, हर जगह आउटवर्ड आएगा, इधर इधर, ठीक है, चाहे इधर भी ले लो। और नीचे में इस साइड में हर जगह मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनवर्ड आएगा। क्लियर, नोट करो इसको। अब इसी केस में मान लीजिए कि ये जो चार्ज हमने लिया था वो माइनस क्यू होता तो डायरेक्शन जो है वो अपोजिट हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर ये वेलोसिटी है और यहाँ पर चार्ज जो है वो प्लस क्यू नहीं है, माइनस क्यू है, तो फॉर्मूला में, वेक्टर फॉर्मूला में जो क्यू V क्रॉस R लिखा था, यहाँ लिखा था ना, तो जब वेक्टर फॉर्मूला यूज करोगे तो माइनस क्यू लिखना, लेकिन अगर आप मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो सिर्फ प्लस क्यू लिखेंगे, ठीक है। तो जब वेक्टर फॉर्मूला यूज करोगे तो माइनस होने की वजह से डायरेक्शन जो है वो उल्टा हो जाएगा। हाँ, उल्टा होने का मतलब ये हुआ कि इधर में अगर आप किसी पॉइंट पर लेंगे, तो ये पॉइंट P है, तो V क्रॉस R करोगे तो ये आपका R वेक्टर है, तो V क्रॉस R जो है वो आएगा तो आपका इनवर्ड, लेकिन ये माइनस है तो अपोजिट डायरेक्शन करना होगा, R क्रॉस V करना पड़ेगा ये कह लो, और यहाँ पर ये आउटवर्ड हो जाएगा। जैसे देखो इधर में क्या था, इनवर्ड, इधर में हर जगह अब ये क्या आएगा, फील्ड आउटवर्ड आएगा, जबकि इधर में लोगे तो अब हर जगह जो फील्ड है वो ऐसे इनवर्ड आएगा। तो कुल मिलाकर के फंडा ये है कि चार्ज जिस लाइन पर मूव करता है वो लाइन उस प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। एक पार्ट में फील्ड इनवर्ड होता है तो एक पार्ट में फील्ड आउटवर्ड होता है। अब हम लोग इस फॉर्मूला के ऊपर एक दो न्यूमेरिकल करेंगे जिसमें हम लोग मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ये सब निकालेंगे, ओके ओके। चलो एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बहुत सिंपल सा एग्जांपल आपको देंगे जो क्लियरली समझ में आ जाए। सपोज एक चार्ज ऐसे v वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जा रहा है, ये आपका चार्ज है सपोज 20 कूलम, ये चार्ज हो गया, और इसका जो वेलोसिटी है वो दिया हुआ है सपोज 5 मीटर पर सेकेंड। यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ सपोज ये डाटा दिया है 10 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 90 डिग्री पर, ये पॉइंट P है।
एट पी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालो। okay? देखिए यहां पर सबसे पहले तो हम लोग सॉल्व करने के लिए मैग्नीट्यूड निकालेंगे और बाद में डायरेक्शन। जब भी मैग्नीट्यूड निकालना हो तो फॉर्मूला है म्यू नॉट बाई 4 पाई, जैसे 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट होता है इलेक्ट्रोस्टैट्स में, मैग्नेटिक फील्ड में हर जगह आपको मिलेगा म्यू नॉट बाई 4 पाई, और फॉर्मूला था क्यू वी साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ना यहाँ पर जो आपका थीटा है वो वी और आर के बीच में होता है, ये है ना, ये वी है ये आर है, दोनों के बीच में थीटा 90 डिग्री है। तो आप यहाँ पर इसको डायरेक्ट यहाँ पर लिख दीजिए कि ये एंगल कितना है 90 डिग्री। अब म्यू नॉट बाई 4 पाई जो होता है वो 10⁻⁻7 होता है, चार्ज की वैल्यू है 20 कूलम, वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और आर आपका 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। तो देखो 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो ये 0.1 मीटर होगा, 0.1 मीटर का स्क्वायर करेंगे तो 0.01 आएगा, ठीक है। तो ऊपर में आएगा ये 10⁻⁻7 रहने दो, ये आ गया 100 ये वाला, और ये भी देखो 100 ही आएगा, तो ये 10⁴ हुआ, तो 10⁻⁻3 टी का मतलब टेस्ला, इतना मैग्नेटिक फील्ड आ गया। रही बात डायरेक्शन की, तो V क्रॉस R करना है आपको, तो V क्रॉस R अगर आप करें तो V से R की तरफ राइट हैंड थंब रूल V से R की तरफ घुमाएं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा वो इनवर्ड आएगा, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन आएगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। A charge q is moving with velocity, constant angular velocity omega, in a circle of radius r. Find magnetic field at the center. तो सबसे पहले तो हम लोग को जो क्वेश्चन दिया है इसका डायग्राम बना लेते हैं। चार्ज इज मूविंग विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी इन ए सर्कल, तो पहले तो सर्कल ही बना लेते हैं। ले भाई ये आ गया हमारा सर्कल। सर्कल में चार्ज जो होगा वो कहाँ होगा, सर्कमफरेंस पे होगा, तो यहाँ से r डिस्टेंस पे सर्कमफरेंस है, और यहाँ पर चार्ज आपका v वेलोसिटी दिखा दो। हालांकि क्वेश्चन में v तो नहीं दिया है, ओमेगा दिया है, तो वहां से हम v लिख लेंगे। चार्ज का वेलोसिटी ये हो गया v दैट इज इक्वल टू r ओमेगा, ठीक है ना, जैसे ओमेगा से घूम रहा है ना। अब ये सेंटर है, यहाँ से यहाँ का दूरी r है, पूछ रहा है फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। तो चार्ज ऐसे घूम रहा है, आपका मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो ये एंगल देख लो कितना है 90, और ये दूरी जो होगा r हो गया। अब चूंकि यहाँ पर है सेंटर, तो सेंटर का पोजीशन वेक्टर चार्ज के रिस्पेक्ट में, मतलब r बाहर की तरफ होगा और v ऊपर की तरफ। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लगाया जाए तो v का फॉर्मूला कितना था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये था। फिर था क्यू वी साइन थीटा, तो यहाँ पे भी जो थीटा है वो 90 डिग्री है, क्यू वी साइन 90 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर। सो दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, v की जगह आर ओमेगा लिख देंगे, नीचे में आर स्क्वायर लिख देंगे, तो एक आर जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू नॉट क्यू ओमेगा बाई 4 पाई आर किया गया। अब बात आती है कि सेंटर पे जो फील्ड होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो देखिए V क्रॉस R करोगे तो V इधर है R इधर है, ऐसे राइट हैंड थंब रूल V से R की तरफ घुमाएंगे तो इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आउटवर्ड आएगा, ठीक है। तो आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग ऐसे ही दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं, सेंटर पे ऐसे दिखाते हैं ना V। नाउ द क्वेश्चन इज कि चार्ज तो फिलहाल हमने यहाँ माना हुआ है, ठीक है ना, क्यू आपका यहाँ माना हुआ है, यहाँ पे स्मॉल कैपिटल क्यू है, कोई बात नहीं, स्मॉल क्यू मैंने लिख दिया है। तो चार्ज यहाँ पर है, तो अगर आपसे कहा जाए
कि चार्ज यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, तो क्या उससे इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है? तो जवाब है देखो क्यू नॉट, न्यू नॉट, क्यू ओमेगा आर, सब तो कांस्टेंट ही है। चार्ज के मोशन का ओमेगा भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी लिख रखा है। इसका मतलब बी का मैग्नीट्यूड यहाँ पर फिक्स है, इतना ही होगा। नाउ द क्वेश्चन इज कि डायरेक्शन का क्या, हर हमेशा डायरेक्शन सेम आएगा कि बदलता रहेगा? चलो चेक कर लेते हैं। डायरेक्शन के लिए कोई और एक पॉइंट ले लो, सपोज यहाँ पे ले लो। तो यहाँ पे ले लोगे तो अब आपका जो पोजीशन वेक्टर आर होगा वो अंदर की तरफ ऐसे हो जाएगा, ऐसे, वो बाहर की तरफ नहीं। जिस पॉइंट पे फील्ड निकालना है उसका पोजीशन वेक्टर लेना होता है। अब यहाँ पर आ जाओ तो ये v आपका ऐसे होगा, ये है आपका v, ठीक है। तो v क्रॉस r करना है, तो v क्रॉस r ऐसे घुमाओगे तो राइट हैंड थंब रूल से फिर से आउटवर्ड आएगा। तो चार्ज चाहे कहीं भी रहे, b का जो डायरेक्शन है वो आउटवर्ड ही आएगा सेंटर पे। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर एट सेंटर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोथ आर कांस्टेंट, बोथ magnitude and direction of B are constant. दोनों कांस्टेंट है। अब ये क्वेश्चन जो है नीट में आ चुका है, जेई मेन में भी पहले आ चुका है इस तरह का सवाल। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कभी कभी क्वेश्चंस में सिर्फ डायरेक्शन ऑफ बी पूछता है, ठीक है ना। जैसे सबसे पहले तो देखो ये हमने अर्थ का नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बनाया, अर्थ का, कोई मैग्नेट नहीं है। कल बहुत लोग जो है नॉर्थ को नॉर्थ पोल समझ लिए थे। ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये अर्थ का डायरेक्शन है। तो ये जो हो गया वर्टिकली अपवर्ड हो गया, ये डायरेक्शन हो गया वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है, और नीचे की तरफ हो जाएगा डाउनवर्ड। तो ये हमने इस तरीके से एक्सिस सिस्टम बना दिया, दिस इज अप, वर्टिकली अप। अब ध्यान से देखते जाना है। हमारे पास एक चार्ज है जो यहाँ ओरिजिन पे रखा हुआ है, और चार्ज का जो वेलोसिटी है वो नॉर्थ की तरफ है, ऐसे। ये चार्ज का वेलोसिटी, तो चार्ज इज मूविंग विथ वेलोसिटी v इन नॉर्थ डायरेक्शन एंड द चार्ज इज पॉजिटिव, चार्ज पॉजिटिव है। अब हम लोग क्या करेंगे कि कुछ पॉइंट्स लेंगे और उन पॉइंट्स पर आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है। जैसे पॉइंट नंबर 1 पे, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, ये 4 पॉइंट्स लिए, ठीक है। इन चारों पॉइंट्स पर, और एक हमने इसके ठीक सर के ऊपर 5वां पॉइंट लिया। इन 5 पॉइंट्स पर आपको सिर्फ डायरेक्शन बताना है, ठीक है। शो डायरेक्शन ऑफ बी, इन सारे पॉइंट्स पे बी का डायरेक्शन बताना है कि किस पॉइंट पे किधर होगा। नाउ लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट जो है 1, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगा ही नहीं, तो डायरेक्शन क्या बताना? बोलोगे क्यों नहीं होगा? अरे भाई ये वेलोसिटी इसी लाइन के लॉन्ग है ना, तो इस पॉइंट पर और 3 पॉइंट पर जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होता है उस लाइन पर हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, ठीक है। क्यों होता है ये पहले भी एक्सप्लेन किया था आपको। यहाँ पर v पैरेलल हो जाता है r के, जिधर वेलोसिटी हो उस पॉइंट पे आगे हो या उस लाइन पे कोई पीछे पॉइंट हो, हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, क्योंकि v क्रॉस r जो आता है वो 0 हो जाता है, v और r पैरेलल है। अब आते हैं 1 और 3 का, तो कहानी खत्म हो गया। 4 पे और 2 पे आते हैं। तो B2 देखो किधर होगा। तो B2 के लिए आपका जो पोजीशन वेक्टर लेंगे r, वो इधर की तरफ लेंगे, ठीक है। r इसमें कैसे लेंगे, अगर एरो से दिखाएं तो ऐसे लेंगे, ये हो गया इसका। अब अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट का
आइडिया है, तो V क्रॉस R करोगे तो V से R की तरफ हाथ घुमाना है, V से R की तरफ, तो जो B का डायरेक्शन आएगा वो अपवर्ड आएगा। B का जो यहाँ पर डायरेक्शन आएगा वो अपवर्ड आएगा। V क्रॉस R ऊपर की तरफ आ रहा है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर इस तरीके से होगा। ठीक है। सेकेंड पॉइंट पर अगर हम इस पॉइंट की बात करें, ये जो दूसरा वाला पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, तो यहाँ के लिए R आपका ये हो गया इस तरीके से। अब इस पॉइंट का R अगर ऐसा है तो V क्रॉस R करोगे तो V क्रॉस R देखो नीचे की तरफ आएगा, मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा। तो यहाँ पर B जो है वो ऐसे डाउनवर्ड आएगा, दिस इज B, है ना। तो ये आ गया आपका वर्टिकली डाउनवर्ड, और ये आपका क्या हो जाएगा, अपवर्ड हो जाएगा ऊपर की तरफ। अब आते हैं इस पॉइंट पे, फिफ्थ पॉइंट पे। इसके लिए अगर आप पोजीशन वेक्टर देखोगे तो इसका पोजीशन वेक्टर जो होगा वो ये होगा, ये होगा ना। अब ये अगर R है तो V क्रॉस R करना है, तो V क्रॉस R करेंगे तो ये जो रेड वाला V है यहाँ से R की तरफ हाथ घुमाना है, तो ये सब क्रॉस प्रोडक्ट का खेल है। अगर आप इसको अलग से समझना चाहें तो ये V को बोर्ड के अंदर समझ लीजिए, इसको ऐसे समझ लो कि ये V जो है वो बोर्ड के अंदर है, अंदर की तरफ चार्ज जा रहा है, और R जो है वो ऊपर की तरफ है ऐसे। तो अगर आपने क्रॉस प्रोडक्ट का प्रैक्टिस किया हुआ है तो V क्रॉस R इधर आएगा, इधर V क्रॉस R इधर आएगा। अब बहुत लोगों को दिक्कत क्या होती है कि उनको क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन निकालना भूल गया रहता है, ये क्रॉस बी क्रॉस है, तो आपको फिर से वेक्टर में जा करके वो डायरेक्शन निकालना सीखना होगा। तो V इनवर्ड है, राइट हैंड थंब रूल से हम लोग V क्रॉस R निकाले, इधर आया, इधर का मतलब हो गया कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो ईस्ट की तरफ होगा, इधर ईस्ट की तरफ। तो इस पॉइंट पर B ऐसे आएगा, तो ये B जो होगा वो ईस्ट की तरफ पॉइंट करेगा। सब क्रॉस प्रोडक्ट का खेल है, तो अगर डायरेक्शन समझने में कहीं दिक्कत हो रही है तो उसमें जो है मेनली क्रॉस प्रोडक्ट की वजह से प्रॉब्लम आती है। जब दो वेक्टर सेम प्लेन में होते हैं तब तो क्रॉस प्रोडक्ट आसान लगता है, लेकिन प्रॉब्लम तब आता है जब अलग अलग प्लेन में हो। जैसे यहाँ पर जैसे V और ये जो 2 वाला है, ये दोनों बहुत आसान लगता है कि V इधर है R इधर है, दोनों हॉरिजॉन्टल है, तो V क्रॉस R कर देंगे तो परपेंडिकुलर आ जाएगा ऊपर की तरफ। सेकेंड वाले में V क्रॉस R, फोर्थ वाले पॉइंट के लिए V क्रॉस R नीचे आ जाएगा, जबकि जो फिफ्थ वाला पॉइंट है उसके लिए V ऊपर है और V अंदर है और R ऊपर की तरफ है, तो V क्रॉस R उस पे जो है ना वो ईस्ट की तरफ आएगा, V क्रॉस R। तो ये आपको कॉपी पे फिर से एक बार क्लास 11th की कॉपी निकाल करके और वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसको रिवाइज करना पड़ेगा। इस चैप्टर में क्रॉस प्रोडक्ट बहुत जगह यूज होगा, आगे भी फॉर्मूलों में आएगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था वो स्पेशली डायरेक्शन के ऊपर बेस्ड था, क्योंकि जेई में मेन में तो कम दिखता है, नीट में बहुत बार ऐसा देखा गया है कि सिर्फ बी का डायरेक्शन पूछ देता है। चलो नोट कर लो और आगे बढ़ते हैं इसके बाद। A charge q is moving in a circle of radius r with constant angular velocity omega. Find magnetic field at a point on the axis at a distance x from center. तो देखो एक्सिस पे निकालना है। थोड़ी देर पहले हमने ये सेम सवाल लिया था कि चार सर्कल में घूम रहा है और हमने कहाँ पे निकाला था, उसके ये सेंटर पे। अब अगर जैसे सर्कल बना रहे हो और चार्ज इसमें मूव कर रहा है, ऐसे मान लीजिए चार्ज ऐसे मूव कर रहा है ओमेगा से यहाँ पे, तो इसके एक्सिस पे, तो एक्सिस तो बोर्ड के बाहर आ जाएगा, परपेंडिकुलर होगा, तो हम इस डायग्राम को ऐसे न बना करके रिंग के रूप में ऐसे बना, चार्ज ऐसे दिखा, और एक्सिस जो होगा वो सेंटर से ऐसे पास करता हुआ एक्सिस, यही होगा ना एक्सिस, दिस इज योर एक्सिस। तो ये हमने बना दिया इस तरीके से। अब आते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। चलो भाई कहीं पे चार्ज मान लो, चार्ज ऐसे जा रहा है और अंदर से घूम जा रहा है,
तो ये जो पार्ट है ना, ये सॉलिड वाला पार्ट, और इसको हमने अच्छा डॉट डॉट नहीं बनाया, कोई बात नहीं, ये पार्ट आउटवर्ड है और ये पार्ट इनवर्ड है, ठीक है। कभी भी आपको इस तरह से रिंग होगा तो एक पार्ट देखो बाहर की तरफ होगा, ठीक है, और एक पार्ट अंदर की तरफ होगा। तो करंट बाहर वाले पार्ट से ऊपर जा रहा है और फिर नीचे आ रहा है। सेंटर से x डिस्टेंस पर ये पॉइंट P है। मान लो कि जब चार्ज यहाँ पहुंचेगा टॉप पॉइंट पर, तब उस समय जो इसकी वेलोसिटी होगी इस पॉइंट पर किधर होगी, इस पॉइंट पर इनवर्ट होगी कि नहीं, ठीक है ना। इस पॉइंट पर चार्ज की वेलोसिटी इनवर्ट होगी और इस पॉइंट पर चार्ज की वेलोसिटी जो होगी वो आउटवर्ड होगी। तो अगर आपको ये पॉइंट यहां से जोड़ दिया जाए, जोड़ना जरूरी है, क्यों, ताकि हमारा यही तो आर वेक्टर होगा ना, ये आर वेक्टर होगा जिस पॉइंट पर फील्ड निकालना है वहां पर। अब ये आर वेक्टर हो गया और वी किधर है, इनवर्ड है, ठीक है। तो V क्रॉस R करोगे तो अब ये बहुत लोगों को दिक्कत आने वाली है कि V क्रॉस R किधर आएगा। तो V क्रॉस R जो है वो ऐसे आएगा, इधर आएगा, क्योंकि दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो V क्रॉस R जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पर ऐसे आएगा फिलहाल, ठीक है। ये है आपका V का डायरेक्शन, ठीक है। V क्रॉस R के लिए आपको फिर से 2 पेन लेना होगा, और जैसे A क्रॉस B निकालते हैं ना, A क्रॉस B, उसी तरह से करना पड़ेगा। मान लीजिए कि A वेक्टर इनवर्ड है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए समझते हैं इसको, और ये मान लो B वेक्टर है। तो A क्रॉस B करना होता तो A क्रॉस B देखो नीचे आता। ओके सर, इतने आसानी से कैसे कर लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट का प्रैक्टिस है। वेक्टर है अंदर है तो A क्रॉस B करोगे तो A से B की तरफ हाथ घुमाएंगे तो वो नीचे आएगा। या दूसरा उपाय है कि एक हमने पढ़ा था राइट हैंड स्क्रू रूल। वेक्टर ए इनवर्ड है, बी इस प्लेन में है, तो इन दोनों वेक्टर से पास होता हुआ जो प्लेन होगा वो हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा, ठीक है ना। एक हॉरिजॉन्टल प्लेन ऐसे पास करा लो, और उसके ऊपर यहाँ पर कॉर्नर पे मन में सोचो कि यहाँ एक स्क्रू रखा हुआ है, ठीक है ना, और उस स्क्रू को ए से बी की तरफ घुमाना है। तो ए से बी की तरफ ऐसे घूमेगा, ए अंदर की तरफ है और बी इधर है, तो ये स्क्रू घूम करके टाइट होके नीचे आएगा। तो वहां से भी आ जाता है कि ए क्रॉस बी इनवर्ड होगा। अब ये सारा कुछ क्लास 11th में हम लोग पढ़े थे, प्लस टॉर्क में भी यूज किए थे। फिर से एक केस देखो, बहुत लोगों को दिक्कत होता है इसमें। ये बी है, ठीक है, और मान लो कि ये ए है, बहुत आसान केस। इस केस में तो ए क्रॉस बी इजिली निकल जाता है। इस केस में अगर ये ए है और ये बी है तो आप क्या करते हैं कि ए से बी की तरफ राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं। तो ए से बी की तरफ हाथ घुमाओगे तो यहाँ पर ए क्रॉस बी जो होगा वो किधर आएगा, इनवर्ड आएगा, इनवर्ड ए क्रॉस बी, ठीक है। अब यही ए जो ऊपर की तरफ है मान लो वो नीचे की तरफ हो जाता है, तो बी तो ऐसे ही छोड़ दिया हमने, लेकिन ए जो है वो इनवर्ड छोड़ दिया। इनवर्ट का मतलब ऊपर वाला जो ए का डंडा था वो बोर्ड के अंदर चला। अब ए क्रॉस बी करोगे तो ये नीचे आएगा। ध्यान रखना है कि ए क्रॉस बी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी, परपेंडिकुलर टू ए भी होता है और ये परपेंडिकुलर टू बी भी होता है। मतलब ए और बी जिस प्लेन में रहेंगे उसके परपेंडिकुलर होता है। यहां पर क्या था कि हमें निकालना था वी क्रॉस आर, ठीक है। इसमें वी क्या हुआ कि वी अंदर की तरफ है और आर ऐसे है, तो v अंदर की तरफ लेंगे तो यहाँ पर v को ऐसे हमें क्रॉस करके बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये v है और ये r है, तो v अंदर है तो v क्रॉस r करेंगे तो v क्रॉस r दोनों के परपेंडिकुलर ऐसे आएगा v क्रॉस r, और जिधर v क्रॉस r आएगा वही b का डायरेक्शन होगा। तो ये b का डायरेक्शन आपको समझाने की कोशिश हो रही है इतने देर से, क्योंकि नॉर्मल क्लासेस में यही डाउट जो है स्टूडेंट्स को बहुत परेशान करता है, और उसमें गड़बड़ी सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट भूल गया रहता है आदमी डायरेक्शन निकालना, ठीक है। एनीवे पहले हम इसका मैग्नीट्यूड भी तो निकालना है, वो निकाल ले। तो B इक्वल टू पहले फॉर्मूला लिखते हैं, क्या था, म्यू नॉट बाई 4 पाई क्यू वी साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये था म्यू नॉट बाई 4 पाई तो कांस्टेंट है, क्यू रहने दो, v की जगह r ओमेगा हो गया,
और साइन थीटा में अब देखो लोग थीटा के बारे में उल जुलूल सोचने लगते हैं कि ये थीटा ले कौन सा ले। वेलोसिटी जो है यहाँ चार्ज का बोर्ड के अंदर है और आर ऐसे है, इस पॉइंट पे भी आएगा तो वेलोसिटी देखो बोर्ड के बाहर होगा, चाहे ये पॉइंट हो या ये पॉइंट हो। तो V और R यहाँ पर परपेंडिकुलर है, V इज परपेंडिकुलर टू R। तो यहाँ पर ये थीटा जो है वो 90 होगा, साइन 90 डिवाइडेड बाय नीचे में R स्क्वायर है, तो ये R जो है वो कितना होगा, तो ये देखो ये कैपिटल R है ना आपका और ये X है, ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसमें बस साइन 90 की वैल्यू रख देनी है, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई क्यू आर ओमेगा अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये जो आपका वैल्यू आया इसमें देखो क्यू भी और आर भी ओमेगा भी और साथ में एक्स भी सब कांस्टेंट है, तो चार्ज मूव करते हुए कहीं भी चला जाएगा, बी का जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा सेम रहेगा, बट बी का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रहा है। और वो कैसे चेंज हो रहा है, देखो यहाँ पर v जो है वो बोर्ड के बाहर आ रहा है, तो यहाँ पर अगर आप पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करेंगे तो पोजीशन वेक्टर r का यहाँ पर ऐसे आएगा, ठीक है, दिस इज योर r, जैसे यहाँ पे लिया था। अब v यहाँ पर बाहर की तरफ है, आपका r वेक्टर हो गया और v बाहर की तरफ है, तो v क्रॉस r करेंगे तो इसमें इधर की तरफ v आ जाएगा, इधर की तरफ, दोनों के परपेंडिकुलर इधर की तरफ। इसका मतलब इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ जाएगा तब। तो B का जो डायरेक्शन है दैट इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग, B का डायरेक्शन चेंज हो रहा है एक्सिस पर यहाँ पर, ठीक है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। तो वी कैन राइट कि डायरेक्शन ऑफ, ठीक है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है क्योंकि जब यहाँ चार्ज था तो B इधर था, यहाँ आया तो उधर हो गया, और कहीं रहेगा तो B का डायरेक्शन चेंज होता रहेगा, ठीक है। फिर से देखो यहाँ पर क्या करना कि स्क्रीन पर अपने एक पेन रख लेना जिसका एरो बाहर की तरफ हो, बाहर की तरफ, तो V वो हो जाएगा, ठीक है, और R उधर है, V क्रॉस R करोगे तो ये रेड वाला जो डायरेक्शन है ये आ जाएगा आपका V क्रॉस R से। तो क्रॉस प्रोडक्ट का एक बार प्रैक्टिस कर लेना। तो ये क्वेश्चन जेई में एक बार पूछा जा चुका है, जेई मेन वगैरह में कभी। सेंटर पे जो हमने फील्ड निकाला था जब सर्कल में चार्ज घूम रहा था तब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट था, यहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, डायरेक्शन इज चेंजिंग। नाउ आज की क्लास हम लोग यहीं तक रख रहे हैं। अब जो नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग वायर पढ़ेंगे, ओके।